आज की बड़ी बहस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर। 4 साल के बाद राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा तय किया गया, फिक्स किया गया। आज उनका दौरा होना था। अल्मोड़ा में एक जनसभा को राहुल गांधी को संबोधित करना था। उसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में जाना था। खबरें यह भी थी कि कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक के घर भी राहुल गांधी जा सकते हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता से भी राहुल गांधी मिल सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ संभव नहीं हो पाया। क्या राहुल गांधी के इस दौरे पर मौसम की मार पड़ गई, या फिर यूं कहें कि इस दौरे पर मौसम ने अपना खलल डाल लिया और राहुल गांधी का यह दौरा जो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कुछ बातें उत्तराखंड को लेकर के और केंद्र सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के कही हैं। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा हुआ था। और ये सारे दौरे, बड़े नेताओं के बड़े दौरे, वीआईपी दौरे, ये इसलिए खास हैं क्योंकि कुछ समय के बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है, उनके बड़े नेताओं के दौरे भी बताएंगे। और इसी सिलसिले में यह आज का दौरा राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन राहुल गांधी खराब मौसम के चलते अल्मोड़ा रैली वाले स्थल पर पहुंच नहीं पाए। उन्हें पंतनगर एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा और उसके बाद वो सीधे दिल्ली चले गए क्योंकि मौसम खराब था। वो पौड़ी में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो अल्मोड़ा में जनसभा होनी थी, जो रैली, जो तैयारी कांग्रेस के द्वारा की गई थी, उसको राहुल गांधी ने फोन पर ही संबोधित किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने फोन पर राहुल गांधी की बातों को सुना और उसके बाद जो पौड़ी में सैनिकों का सम्मेलन होना था वो वर्चुअली तरीके से राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी के संबोधन में खास बात यह रही कि केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने लगातार बड़े बड़े हमले किए जो वो करते हुए आए हैं काफी समय से। जैसे अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। इस बात को फिर से राहुल गांधी ने उत्तराखंड से दोहराया। यह भी कहा कि आपके मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिमोट से चलते हैं, यह राहुल गांधी ने कहा। यह भी कहा कि उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा छलने का काम किया। सम्मेलन जो पौड़ी में पूर्व सैनिकों का था उसको संबोधित करते हुए सेना के बारे में राहुल गांधी ने कई बातें कही। अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार को टारगेट किया, कहा कि रोजगार को खत्म कर दिया गया, सैनिकों की पेंशन छीन ली गई, कई तरह की बातें की। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जाते हैं, दिवाली मनाते हैं सैनिकों के साथ, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री करते नहीं हैं। राहुल गांधी के इस दौरे से पहले बीजेपी की तरफ से 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं और उत्तराखंड देवभूमि में वो आ रहे हैं, इसलिए वो किस मुंह से आ रहे हैं। दुष्यंत गौतम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई क्या लड़की छेड़ने आ रहे हैं। दुष्यंत गौतम के इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। कर्नल कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह कहा कि राहुल गांधी सेना का अपमान करते हैं। अमूमन जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती है और उसके बावजूद भी राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था कि कांग्रेस के अंदर एक जोश, उत्साह आता और जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में कांग्रेस जुट पाती। लेकिन राहुल गांधी पहुंच नहीं पाए। अपनी बातें उन्होंने वर्चुअली तरीके से कही है। पहले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से मनवीर चौहान की एक प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद चर्चा करें। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वो व्यक्ति जिन्होंने, जो सैन्य बहुल प्रदेश हमारा है, जहां प्रत्येक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर के देश सेवा में अपना योगदान देता है, वही राहुल गांधी सैनिकों पर, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और हमारे उत्तराखंड की शान, देश का गौरव, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी को किन शब्दों का उन्होंने गुंडे शब्द का प्रयोग करके जिस तरह से सेना का अपमान करने का, उत्तराखंड का अपमान करने का उन्होंने काम किया है, उसे उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं कर
तो बयान आपने सुने बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई सेना को लेकर के कई तरह की टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा की गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र वाल्मीकि जी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल से यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुछ ही देर में हमें बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले सैनी साहब आपके पास आऊंगा। अब मौसम ने क्या खलल डाल ली है? एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता, शायद कांग्रेस की तरफ से रैली होती, राहुल गांधी आते, उत्तराखंड के बारे में दो चार बातें बोलते, कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार है या फिर एक निराशा का भाव है? हमने देखा अल्मोड़ा में लोग बड़े निराश होकर वापस लौट रहे थे। नहीं, देखिए, ये तो दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं कि राहुल गांधी जी की जो रैली थी उसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और निश्चित रूप से जब हमारे जननायक, हमारे नेता राहुल गांधी नहीं आ पाए तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा हताश का तो बात आती है। लेकिन उनका जोश हमने देखा कि अपने नेता को सुनने के लिए खाली कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी वहां देखी गई है। और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने जो हमारे वो वीर सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनसे जो वार्ता की वर्चुअल, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे ध्यान से सभी वीर सैनिकों ने, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन पर हमें गौरव है, तो उन्होंने उसे ध्यान से सुना। राहुल गांधी जी ने उस पर मुद्दे पर 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई। नंबर 1 कि हमारे जो कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं। और इसकी जो उन्होंने बताई है, पहले भी कहा कि मैं लोकसभा में कहना चाह रहा था कि एप्स्टीन फाइल, मेन आप अगर ध्यान से देखें कि एप्स्टीन फाइल के नीचे मोदी जी दबे हुए हैं और इस कारण वो देश के जो हितों के विपरीत है वो फैसले ले रहे हैं, और वो भी अमेरिका के दबाव में। आप देखिए 4 बिंदुओं को उन्होंने उठाया कि जो डील की है यूएस डील, मोदी जी ने ना तो उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, ना विदेश मंत्री ने किया है, ना वाणिज्य मंत्री ने किया है। उस डील का जिक्र आपने देखा होगा कि अमेरिका से ही उस डील का जिक्र हुआ। उस डील के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अब जब जानकारी सामने आ रही है तो उसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 तो हमारा एनर्जी सेक्टर, जैसा राहुल जी ने हमारे बताया कि हम बिना अमेरिका के बिना हम ना तो रूस से तेल रख सकते हैं, ले सकते हैं, ना हम ईरान से। जिसे अमेरिका कहेगा उससे ही हम तेल लेंगे। दूसरा, उन्होंने कृषि क्षेत्र में बताया कि कृषि क्षेत्र में कैसे। तीसरा, उन्होंने, अगर आप ध्यान दिया हो, कि भारत के डेटा के बारे में, जो भारत के आम नागरिक का डेटा है उसको कैसे दे दिया। जी, टेक्निकली अगर हम बात करें तो 2027 चुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव होना है उत्तराखंड में। राहुल गांधी ने वर्चुअली तरीके से फोन पे ही सही चाहे जो बातें की वो केंद्र सरकार के ऊपर की, यूएस को लेकर के क्या पॉलिसी है उसको लेकर के की। ऐसा लगता नहीं है कि उत्तराखंड को लेकर के भी राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहिए था, यहाँ के मूल मुद्दों को छूना चाहिए था? विधानसभा चुनाव तो उत्तराखंड में होना है, चुनाव जीतना है, तो भैया उत्तराखंड की बात दिग्विजय भाई, उत्तराखंड आए तो तमाम तरह से बीजेपी के द्वारा प्लान किया गया उनके लिए। दिग्विजय भाई, मैंने आपसे कहा कि दुर्भाग्य ही कहूंगा, वो अगर उनका दौरा होता तो मौसम की मार थी तो वो दीपक से भी मिलते कोटद्वार में, अंकिता भंडारी के माता पिता से भी मिलते। लेकिन दुर्भाग्य, फिर मैं कहूंगा दुर्भाग्य। और आज आपने जो बात कही, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, उत्तराखंड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तराखंड के जो जनों से जुड़ा हुआ है, वो है अग्निवीर। क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो उन्होंने अग्निवीर को, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, इस जो ये अग्निवीर का प्रोसेस है इसको समाप्त कर देंगे। उन्होंने अग्निवीर की कमियां भी गिनाई। उन्होंने कहा सैनिक और सरकार, ये एक अनरिटर्न समझौता होता है। और निश्चित रूप से ये आज तक हमने देखा भारत आजादी के बाद इतिहास में, ये अनरिटर्न समझौता है कि जब कोई हमारा वीर सैनिक लड़ाई में या बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। लेकिन अग्निवीर में ऐसा नहीं है, ना अग्निवीर में शहीद का दर्जा है। तो इस चीज को उन्होंने उठाया और ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, ये उत्तराखंड की जनता को छुआ और उनके दिल को छुआ कि हाँ, कोई तो है जो हमारी बात को उठा रहा है। बाहुल्य प्रदेश है और उसको लेकर के अग्निवीर के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई राहुल गांधी के द्वारा। दीपक रावत जी हमारे साथ है, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। रावत साहब, आप पहले नीति नवीन का दौरा 3 दिन तक हमने देखा, राष्ट्रीय पार्टी एक किस तरीके से चुनावी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है। फिर कांग्रेस का राहुल गांधी का दौरा था, अनफॉर्चुनेटली बारिश रही तो वो दौरा एक जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब 27 की तैयारी, आप लोग भी होड़ में लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज जो उनका दौरा रद्द हुआ है, तो जो उत्साह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन पे
आना जागना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं पर उनको थोड़ा देश के पहले सीडीएस थोड़ा घात तो लगा होगा, कि उनको लगा होगा कि शायद अगर ये दौरा हो जाता तो जो आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में एक तरीके से बूस्टअप करना चाह रहे थे कार्यकर्ताओं को, इस प्रकार की भगदड़ कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों से वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार मची हुई है, तो शायद एक बूस्टअप कर पाते। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि वो जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो राष्ट्र के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्र के मुद्दों को केंद्र में ला रहे हैं, जबकि ये राज्य जो है इसके अपनी समस्याएं हैं। यहाँ की जो राज्य की जो अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से यहाँ की अलग से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एड्रेस कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में है, 2 बार का शासन कांग्रेस को मिल चुका है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। पलायन आज भी सबसे बड़ी समस्या है, 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पलायन के बारे में एक नीति है, पलायन आयोग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है, उसमें 10 करोड़ में पलायन आयोग को वो पलायन की समस्या का निवारण करना चाहते हैं, बजट में मात्र 10 करोड़ दिए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जो मुख्य समस्या खुद पलायन कर गया। तो हाँ, यही तो दिग्विजय जी में क्या देखिए, पलायन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी सर पे है, अब महंगाई भी आने लगी है। तो आप मुझे बताइए इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, पिछले 25 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन्हीं को सत्ता में राज करने का मौका जनता ने दिया है, लेकिन स्थानीय जो मूल निवासी है, चाहे धारचूला का रहने वाला कहीं पर, वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको तो लग रहा है कि जिस कारणों से ये प्रदेश का निर्माण करा, जिन आकांक्षाओं के साथ, जिन सपनों के साथ प्रदेश का निर्माण करा, उसको तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस एड्रेस कर रही है। उसको इससे मतलब नहीं, उसको रोजगार चाहिए भाई, उसे पलायन ना करे, आने वाली पीढ़ी पलायन करके दूसरे राज्यों में ना जाए, इसके लिए ठोस नीति कौन बनाएगा? अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बनाएंगे तो 15 साल से क्या कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस कहती है कि हम करेंगे तो पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं करा? तो ये विडंबना इस प्रदेश की रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों का राज होने की वजह से राष्ट्रीय मुद्दों को थोपा गया है स्थानीय मुद्दों के ऊपर, और उसका कारण क्या हुआ है कि जो स्थानीय मुद्दे वो पीछे चले गए। ठीक है, ठीक है। और यूकेडी हमेशा थोपा गया है, और मनोज सैनी बिल्कुल, जैसा रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टियां तो जाहिर सी बात है, बड़े नेता आएंगे, राष्ट्रीय टॉपिक पर बात करेंगे। एक दूसरा उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं कि 2027 चुनाव को लेकर के आप सभी लोग बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है धर्म के लिहाज से, चाहे वो इस समय लैंड जिहाद की बात की जा रही हो, बुलडोजर चलाने की बात की जा रही हो, लेकिन आप लोग भी उसी पिच पर आ रहे हैं। राहुल गांधी अगर कोटद्वार जा रहे थे मोहम्मद दीपक से मिलने, तो ये भी एक तरीके से आप उनकी पिच पर आ रहे हैं, और इससे आपको कितना फायदा, नफा, नुकसान होता, ये अंदर खाने, इस पर भी बातें लगातार हो रही कि भाई राहुल गांधी अगर वाकई में वहां पहुंच जाते, वो तो बारिश हो गई, राहुल गांधी आए नहीं, तो इससे तो नुकसान होना लाजमी है उत्तराखंड में आपको। देखिए दिग्विजय भाई, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कभी भेदभाव नहीं करती, समाज हर धर्म उनके लिए समान है। चाहे वो दीपक हो, आप कह रहे हैं मोहम्मद दीपक, लेकिन वो दीपक के पास आ रहे हैं, और वही वो अंकिता भंडारी के माता पिता से भी मिलने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य, फिर मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य है, ये मौसम की मार है। अभी हमारे भाई यूकेडी के ने कहा, तो जो भी इन्होंने मुद्दे गिनाए, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का, हमारे जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हैं वो सब इन मुद्दों का समय समय पर उठा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी देश के नेता हैं और कोई गली मोहल्ले के प्रदेश के नेता नहीं है, तो जाहिर है सी वो देश के मुद्दे उठाएंगे। अभी उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जिससे हम लोग सभी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में, भविष्य में आर्थिक सुनामी आने वाली है। ये इंडिकेट है बीजेपी। उन्होंने, आपने देखा होगा कोरोना में भी, उन्होंने कोरोना से पहले जनवरी में ही उन्होंने इस बात को लिए आगाह किया था सरकार को कि कोरोना से बहुत सारी समस्या हमारे सामने आएंगी, वो जो आई। अभी आपने देखा होगा 9 मार्च को उन्होंने कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और बहुत बड़े क्राइसिस होगी, वो हमारे सामने आया। अब उन्होंने कहा कि भविष्य में जिस तरह की व्यवस्थाएं देश में बन गई हैं, तो वो आर्थिक क्राइसिस आने वाला है, उसके लिए हमें सभी देशवासियों को तैयार रहना होगा। और एक और बात बताऊं भाई कि मोदी जी ने अपना चेहरा बचाए रखने के लिए, अपनी सरकार की साख बचाए रखने के लिए आरबीआई का जो सोना, जिसकी कीमत 1.14 लाख करोड़ रुपए है, उसको बेच दिया है। अब आप कहेंगे कि इसका तो डिनाई कर दिया आरबीआई ने, लेकिन आपको बताऊं कि आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं वो अप्रैल तक के दिए हैं, जबकि ये सोना मई में बेचा गया। इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। और इसी तरफ इंडिकेट राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। रही बात स्थानीय मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों को हमारे जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, हरक सिंह जी हो, पलायन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार वो 2 और 2
जैसे अभी हमारे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, बिजली पानी इसमें 25 में से 10 साल आपके भी हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो आप देखिए ना, आपको बताएं, आपने अगर एनडी तिवारी सरकार देखी हो तो हरिद्वार, पंतनगर, आपका सैला, कोई कितनी इंडस्ट्री आप उस समय लगी, आपने देखा हो कितना विकास हुआ। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने सब मटिया मेट कर दिया। और आज की स्थिति मैं बता दूं कि जितने भी इंडस्ट्री एनडी तिवारी सरकार में लगी थी वो सब इनके लिए एक दूधिया गाय हो रही हैं, वो इनको चूसने का काम कर रही हैं जो इंडस्ट्री लगाई है। अन्यथा आपने देखा होगा, चाहे ये कितना भी कोई सा भी बिल है लैंड के लिए लिया है, इसमें जो भी लैंड दे रहे हैं वो पूंजीपतियों को दे रहे हैं, इससे उसका नुकसान उत्तराखंड वासियों को ही हो रहा है। जी ठीक है, आपका ये कहना है। एक तो दीपक रावत जी, कांग्रेस के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो एनडी तिवारी का एक दौर गिनाया जाता है हर बार कि एनडी तिवारी के समय पर ये काम हुआ था, वो काम हुआ था। अब क्योंकि 27 का चुनाव है तो आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सवाल ये भी उठेगा कि यूकेडी भी सरकारों का हिस्सा रही, चाहे छोटे मोटे तौर पर ही रही, और सवाल फिर ये भी पूछा जाएगा कि आप लोग इस बार जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, 1980 के दौर में भी आप सड़क पर थे, संघर्ष कर रहे थे, आज 2026 में भी सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कब फलीभूत होगा? क्या इस 27 में जैसी उम्मीदें यूकेडी को है या बाकी लोगों को है कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहा है, वाकई में मजबूत हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ हवाबाजी की जा रही है? दिग्विजय जी, आपने थोड़ा सा हमें ऐतिहासिक रूप से और बताने के लिए थोड़ा मजबूर कर दिया। 1979 में ये उत्तराखंड क्रांति दल बनता है, तो क्या किसी को पता था कि सन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनेगा? आप यकीन मानिए, ये वो पार्टी है जिसका विचार पहले से था कि हम लोग की संस्कृति अलग है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, हमारी परेशानियां अलग है। और उस टाइम के हमारे जो बुद्धिजीवी थे 1979 में 79 में ही उत्तराखंड क्रांति दल नाम पड़ा। 9 नवंबर 2000 के बाद में नाम नहीं पड़ा इस पार्टी का। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी में जो लोग हैं वो उन लोग हैं, उन लोगों ने इसको सींचा हुआ है, उन लोगों ने संघर्ष किया हुआ है, जो चाहते थे कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उनको अलग बनाने की। जहां तक बात रही हमारे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलने की, आप देखिए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी दोनों पार्टियां। अब यूकेडी के साथ गए, लेकिन कभी नीति निर्धारण में यूकेडी कभी प्रबलता से नहीं आई। यदि सरकार यूकेडी की आती, नीति निर्धारण होती, तब प्रश्न चिन्ह उठता कि हाँ, आप जब सरकार में थे, नीतियां बनाने का आपको, तो आपने उसमें मुख्य रूप से किसी मूल निवासी को क्यों नहीं रखा। आज सबसे बड़ी परेशानी की पिछले 25 वर्षों से आज जो समस्या आ रही है, क्योंकि जो केंद्र की नीति बनती है और राज्य की जो नीतियां बनती हैं वो मूल निवासियों को लेके बनी नहीं रही सेंटर में। यदि केंद्र में यहाँ का मूल निवासी हो तो उस नीतियां उसके इर्द गिर्द बनेगी, उसके व्यवहार के लिए, उसके जीवन को कितना संपन्न किया जाए, कितना सरल बनाया जाए, उसको केंद्र में रखे बनेगी। जब नीतियां उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर, हरियाणा को ध्यान में रखकर, दिल्ली को ध्यान में रखकर बनेंगी, तो आप अंदाजा लगाइए ये ऐसा ही पक्षपातपूर्ण रवैया होगा और यही टिकेगी। आज आप ये जो दूरियां देख रही है उसी का परिणाम है। आपको केंद्र में मूल निवासियों को रखना पड़ेगा केंद्र नीतियों में, और उसके बिल्कुल आप यहाँ की स्थिति के हिसाब से नीतियां नहीं बनाओगे, नहीं बनाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होने वाला, के लिए पॉलिसी बन पाएगी बिल्कुल नहीं। आप कितने नेता ले आइए, आप कितनी सरकारें बना लीजिए, आप राहुल गांधी जी के पहले नहीं थे क्या? अगर मोदी जी आते तो 15 साल हो गए, मोदी पहले नहीं थे क्या? लेकिन आपने केंद्र में यहाँ के व्यक्ति को कहाँ रखा? आप बताइए। इसलिए जवाब ले लेते, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा। सैनिक जी, मनोज जी। देखिए दिग्विजय भाई, मेरे भाई बात तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनकी जो विचारधारा, जो मानसिकता है, ये विधायक तो बनेंगे पुरोला से, लेकिन ये घर बनाएंगे देहरादून में या हरिद्वार में या ऋषिकेश में। जब तक इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे आप, अभी आपने आशा नोटियाल को देखा, उन्होंने लड़के की शादी देहरादून में की, ऐसे ही जो धारचूला में है वो देहरादून में या हल्द्वानी में मकान बना रहा है। आप पहले मानसिकता बदलिए, जब मानसिकता बदलेगी तो निश्चित रूप से नीतियां भी पहाड़ के लिए बनेंगी। आपने जब भी बताया कि ये विभिन्न सरकारों में रहे हैं सहयोगी के रूप में, तब इन्होंने उत्तराखंड की कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज जब 2027 के मुहाने पर हम खड़े हैं चुनाव के, अब ये क्षेत्रवाद को लेके कह रहे हैं। पूरा उत्तराखंड एक जैसा है, हरिद्वार से लेके, नारसन से लेके और माणा तक एक है उत्तराखंड। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमने कहा कि जो सरकार, जो उत्तराखंड का विकास हुआ वो एनडी तिवारी जी के समय में हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो विकास हुआ, जो बचा, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, वो माननीय हरीश रावत जी ने किया। एक आपदा आई थी उस समय केदारनाथ में, आपने देखा होगा, तो 5 साल उस आपदा को भरपाई करने में ही लगे। लेकिन पिछले 9.5 साल से बीजेपी सरकार ने कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगाई, सिर्फ
इवेंट मैनेजमेंट के सारे सरकार को चला रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने तक सीमित है। उत्तराखंड की चिंता ना तो यूकेडी को है ना बीजेपी को है। हाँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा उत्तराखंड की चिंता की है, चाहे अंडी तिवारी हो, चाहे हमारे हरीश रावत हो, चाहे अन्य नेता हो। जी चलिए ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस को चिंता है। और दीपक रावत जी, आपने बात सुनी। दूसरा, मैं आपको इस पर भी ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि आपने कहा उत्तराखंड की पॉलिसी हो, उत्तराखंड को ध्यान में रखकर की जाए, लेकिन क्योंकि चुनाव और हम जो पैटर्न फिलहाल देख रहे हैं पिछले एक साल से, जिसमें कुछ टर्म्स, कुछ शब्द इस कैंपेनिंग में लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे अवैध धर्मांतरण हो गया, लव जिहाद हो गया, इस तरह के मुद्दे हो गए, बुलडोजर हो गया, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? वो जिस पिच पर आपको लेकर के जा रहे हैं उस पर देवभूमि में चुनाव लड़ना, फिर यहाँ के मुद्दों की बात करना, आपको लग पा रहा है पॉसिबल है? दीपक रावत जी। दिग्विजय जी, आज मैं आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रवक्ता नहीं आए हैं। वो होते आपने मुख्यमंत्री के मुंह से हमेशा शब्द सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता बोलते हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ने मंचों से कहा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछिए वो डेमोग्राफी का, जो डेमोग्राफी बोलते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है। क्या ये हरिद्वार वाले या जो बीजेपी जो हिंदू हैं वो जो आ गए हैं यहाँ, बाकी बस उनको डेमोग्राफी कहते हैं या विशेष धर्म की बात करते हैं? वो इसका जवाब आपको नहीं देंगे। डेमोग्राफी की परिभाषा वो यहाँ पर बता ही नहीं पा रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि उसने कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी उनके सर पे मंडरा रहा है, वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। संबोधित कर रहे थे दीपक जी, राहुल गांधी जब आज संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बात भी कही कि उत्तराखंड में बाहर वाले शासन कर रहे हैं। ये शब्द उन्होंने कहा था कि गुजरात और अडानी अंबानी, इनको सबको फायदा दिया जाए, यहाँ के लोगों का अधिकार बनता है, उनको मिलना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने आज कही है। देखिए, मैं पहले तो ये बता दीजिए किनको ये भारी मानते हैं और किसको ये इस राज्य का मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो या स्वयं राहुल गांधी हो, ये पहले परिभाषा गठित तो करें। हम जब मूल निवासी बोल रहे हैं तो मूल निवासी का शब्द स्पष्ट है, 1950 हम तो मान के चल रहे हैं भाई। मूल निवासी जो है, आप वो करिए। ये हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाह रहे, हम सब स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आप जब भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है इस प्रदेश में, जब वो 80 और 20 का नारा देती है, जब वो थूक जिहाद, लव जिहाद बोलती है, कांग्रेस उस ट्रैप में फंसती है, तो वो कांग्रेस की नीतियां हैं, वो ट्रैप में फंसे ना फंसे। यूकेडी का स्पष्ट कहना है कि भैया केंद्र आपको मूल निवासियों की समस्या का जो निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र में नीतियों, राज्य के केंद्र नीतियों में मूल निवासी नहीं हो। समय कम है सैनी जी, समय कम है, कम शब्दों में खत्म कीजिएगा बात अपनी जी। ये मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा कि मेरा जन्म 1975 में हरिद्वार में हुआ, तो क्या मैं मूल निवासी नहीं हूँ? हमारा मानना है जब तक उत्तराखंड ऐसे मुद्दे उठाएगी ये सक्सेस नहीं होगी। रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री अपने कोई काम नहीं गिना पाए पिछले 9 सालों में। उनके पास लैंड जिहाद, थूक जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद है, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो इर्द गिर्द घूम रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, खनन माफिया हावी है यहाँ पर उत्तराखंड में। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बार जनता इनसे आक्रोशित है और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन तय और कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी मूल निवास, इन तमाम मुद्दों पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक रावत जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की जो रैली होनी थी, उस रैली में राहुल गांधी तो पहुंच नहीं पाए। कार्यकर्ताओं के अंदर हो सकता है थोड़ी सी उदासी भी जरूर हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें बोली हैं वो केंद्र सरकार पर सीधा सीधा हमला है। एक बार फिर से उन्होंने उत्तराखंड में वर्चुअली तरीके से ही संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, देश की नीतियों को लेकर के सवाल उठाए, उत्तराखंड के लेकर के सवाल उठाए और सवाल यह भी उठाया कि अग्निवीर योजना से किसका भला हुआ, किस तरह से सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर योजना से नुकसान हो रहा है। अब ये बातें कितनी जनता तक पहुंच पाएंगे और जो वादा करके गए कि दोबारा उत्तराखंड आएंगे, कब तक आएंगे, किस तरीके से प्लान रहेगा, कैसे चुनाव आगे कैंपेनिंग चलेगी तीनों ही पार्टियों की, इस पर भी नजरें रहेंगी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।